हर साल कुछ खास होता है जो अपने पीछे छोड़ जाता है कुछ यादगार पल। देश, दुनिया और इंसानी सभ्यता के सफर में कुछ मील के पत्थर और बहुत सारे ऐसे लम्हे जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही रहा 2012, जिसका जिक्र सैकड़ों साल पुरानी माया सभ्यता में मिला, जिसमें इसे धरती का आखिरी साल भी बताया गया। अमेरिका के सैंडी चक्रवात से लेकर दक्षिण एशिया में नीलन तक धरती ने कुदरत के तमाम कहर झेले, लेकिन यकीनन 2012 दुनिया का अंत नहीं था। इसके उलट सृष्टि की रचना में अहम भूमिका निभाने वाले जिस गॉड पार्टिकल को पिछले 5 दशकों से खोजा जा रहा था, उसे वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन की शक्ल में ढूंढ निकाला। यानी हर साल की तरह 2012 भी अपने पीछे छोड़ गया कुछ खट्टे मीठे और यादगार पल। – 2012 में गठबंधन की मजबूरियों से जूझती यूपीए को आर्थिक सुधार की राह पर कई बार ब्रेक लगाने पड़े। सुधारों पर विपक्ष से पहले सरकार को घटक दलों का ही विरोध झेलना पड़ा। केंद्र और तृणमूल के बीच तनातनी का सफर रेल बजट से शुरू हुआ। सितंबर में उड्डयन, प्रसारण और मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के ऐलान के कुछ ही हफ्तों में टीएमसी ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। यूपीए के गणित को लेकर अटकलें चलती रहीं, लेकिन शीतकालीन सत्र में लोकसभा में मतदान के दौरान सपा बसपा की गैर मौजूदगी ने सरकार की राह आसान बना दी। उधर राज्यसभा में अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने एफडीआई के समर्थन में 123 वोट जुटा लिए, जबकि इसके विरोध में केवल 102 मत पड़े। राज्यसभा में भी सपा ने वोटिंग का बहिष्कार किया, लेकिन बसपा के 15 सांसदों ने सरकार के समर्थन में वोट डाले। आंकड़ों से साफ था कि बिना बसपा के भी सरकार के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं था। एफडीआई पर कड़े विरोध के बावजूद अपने फैसलों पर कायम रहकर यूपीए ने खुद पर लगे पॉलिसी पैरालिसिस के आरोपों को काफी हद तक दूर कर दिया। एक और फैसले में बढ़ते सब्सिडी बिल को घटाने के लिए सरकार ने घरेलू इस्तेमाल के लिए रियायती दर पर साल में सिर्फ 6 सिलेंडर देने का फैसला किया। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 करने की सरकार की मंशा को सुधारों और जनभावना के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। आर्थिक क्षेत्र में कड़े फैसलों के बाद सरकार ने राजनैतिक मोर्चे पर संतुलन बैठाने की भी कोशिश की। सब्सिडी को जरूरतमंद तबके तक सीधे पहुंचाने के लिए सरकार ने केंद्रीय कल्याणकारी कार्यक्रमों को आधार कार्ड के जरिए लागू करने का ऐलान किया। इसका उद्देश्य पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा और दूसरी सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे और जल्दी पैसा पहुंचाना है। इसे 1 जनवरी से देश के 43 जिलों में आधार कार्ड के जरिए लागू किया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस योजना में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी शामिल नहीं है। 2012 में यूपीए ने सभी तरह के संकटों को पार कर लिया। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2014 के फाइनल से पहले उन वायदों को पूरा करने की है जिनका ऐलान यूपीए 2 ने सत्तारूढ़ होने के बाद किया था। पिछले 2 साल से चल रहा 2G स्पेक्ट्रम का विवाद 2012 में भी छाया रहा। फरवरी में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ए राजा के कार्यकाल में जारी 122 2G लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अदालत ने पहले आओ पहले पाओ की नीति को गलत ठहराते हुए कहा कि कीमती प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन केवल नीलामी से होना चाहिए। निर्णय के बाद नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर बहस छिड़ गई। हालांकि राष्ट्रपति संदर्भ पर संवैधानिक पीठ की राय से सरकार को थोड़ी राहत मिली, जिसमें साफ किया गया कि 2G पर आया फैसला केवल स्पेक्ट्रम तक सीमित था। फैसले के बाद मुक्त हुए स्पेक्ट्रम की दोबारा नीलामी से अपेक्षित राजस्व न मिल पाने से मुद्दा फिर गर्मा गया। नीलामी से सरकार को केवल 9,407 करोड़ रुपए मिले, जिसके बाद सीएजी द्वारा 1,76,000 करोड़ के नुकसान के आंकड़े को लेकर एक बार फिर सवाल उठे। उधर 2011 में गिरफ्तार हुए ए राजा, द्रुमुक सांसद कनिमोझी और दूसरे आरोपियों को करीब 15 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ी राहत मिली
और अदालत ने 2G घोटाले में उनके खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया। जांच की आंच एनडीए कार्यकाल में आवंटित स्पेक्ट्रम तक पहुंची। सीबीआई ने पूर्व टेलीकॉम सचिव श्यामल घोष और 3 दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किए। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के बाद कोल ब्लॉक आवंटन पर कैट की रिपोर्ट ने सरकार को असहज किया। सीएजी की रिपोर्ट में 2004 से 2009 के बीच खदानों को गलत तरीके से आवंटित करने से सरकार को 1,86 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया। इन 5 सालों में कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था, जिसके चलते टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो प्रधानमंत्री ने आरोप साबित होने पर राजनीति से संन्यास लेने की पेशकश कर डाली। संसद में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने सीएजी रिपोर्ट के आरोपों को नकारा, लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। नतीजतन मॉनसून सत्र में संसद में केवल 6 दिन ही सामान्य कामकाज हो सका। प्रधानमंत्री ने सभी 142 ब्लॉकों को तत्काल रद्द करने की मांग ठुकराते हुए साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। गलत दस्तावेजों के जरिए खदान पाने वाली कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई। दिल्ली में बस में सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ आम जनता से लेकर संसद तक आक्रोश। कानून में संशोधन कर बलात्कार के लिए मौत की सजा की मांग तेज हुई। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने घटना पर संसद में बयान दिया। कहा, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और कड़े कदम उठाएगी। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस की आलोचना की। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित लड़की को सफदरजंग अस्पताल में उपचार के बाद सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन कई दिनों तक मौत से जूझने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से पीड़ित की 29 दिसंबर को मौत हो गई। पीड़ित की मौत पर देश भर में शोक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी संभव और शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले घटना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के घायल सिपाही सुभाष चंद्र तोमर की मौत की वजह को लेकर विवाद पैदा हो गया, जहां दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि सिपाही की मौत प्रदर्शनकारियों के हमले की वजह से हुई थी। वहीं 2 चश्मदीद गवाहों ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाते हुए हमले की बात को नकारा। 2011 में जन लोकपाल की मांग से शुरू हुए अनशन और धरने का सिलसिला इस साल जुलाई और अगस्त में फिर शुरू हुआ, जो कुछ समय तक चला। सिविल सोसाइटी के बैनर तले मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, तो फैसले से असहमत अन्ना हजारे की नई टीम के ऐलान के साथ ही जन लोकपाल की मुहिम 2 हिस्सों में बंट गई। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए राजनीतिक विकल्प देने का दावा किया। केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी पर अपने रसूख का दुरुपयोग के आरोप लगाए। राजनीतिक दलों ने केजरीवाल पर लगाए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के आरोप। कहा, दावों में सच्चाई है तो अदालत का रुख क्यों नहीं करते केजरीवाल। कई दशकों के राजनीतिक सफर के बाद प्रणब मुखर्जी बने भारत के 13वें राष्ट्रपति। यूपीए के संकट मोचक कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी भाजपा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार पीएस संगमा को करीब 5 लाख वोटों से हराकर रायसीना की गद्दी पर पहुंचे। संगमा ने चुनाव के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पूर्व लोकसभा स्पीकर ने नामांकन दाखिल करने के समय प्रणब मुखर्जी के लाभ के पद पर होने का आरोप लगाया। 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से याचिका रद्द की। उपराष्ट्रपति के पद पर यूपीए के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी हुए निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जसवंत सिंह को हराकर दूसरी बार बने उपराष्ट्रपति। आतंकी अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में दी गई फांसी। 26/11 हमले के 10 में से एकमात्र जिंदा हमलावर कसाब की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगाने और राष्ट्रपति के दया याचिका ठुकराने के बाद 21 नवंबर को हुई फांसी। 25 साल के कसाब की फांसी को बेहद गुप्त ऑपरेशन के तहत अंजाम देने के बाद उसके शरीर को जेल परिसर में ही दफनाया गया। 26/11 हमले के एक अन्य आरोपी अबू जुंदाल को
दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। थल सेना प्रमुख वीके सिंह की जन्म की तारीख को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में जनरल वीके सिंह के जन्म की 2 तारीखें दर्ज होने के चलते कार्यकाल पर विवाद उठा। सुप्रीम कोर्ट के राहत देने से इनकार के बाद जनरल सिंह ने याचिका वापस ली। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले जनरल सिंह ने कहा, सेना से जुड़े सौदे की मंजूरी के लिए 14 करोड़ रुपए की हुई थी पेशकश। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह पर लगाया रिश्वत की पेशकश का आरोप। सेवानिवृत्ति के बाद वीके सिंह अन्ना हजारे के मंच पर भी नजर आए। 2002 गुजरात दंगों के 10 साल बाद कई अहम मामलों में अदालत के फैसले आए। ओड में सामूहिक हत्या के मामले में 18 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नरोदा पाटिया हत्याकांड में विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक माया कोडडानी और बजरंग दल के बाबू बजरंगी को दोषी करार दिया। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड के मामले में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट मित्र ने कहा कि मोदी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में चलाया जा सकता है मुकदमा। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर नहीं मिले कोई साक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल की 40,000 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट ने दिया था फैसला। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जिलाधिकारी एलेक्स पॉल मेनन को नक्सलवादियों ने अगवा किया। नक्सली नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे नक्सलियों और मध्यस्थों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद मेनन 12 दिन बाद रिहा। उड़ीसा में नक्सलियों ने 2 विदेशी पर्यटकों और स्थानीय विधायक को अगवा किया। पर्यटकों को छोड़ा, लेकिन विधायक झीना हिकाका को 1 महीने तक बंधक रखने के बाद किया रिहा। असम में मूल निवासियों और बांग्लादेशी शरणार्थियों के बीच 3 दशक से चल रहा विवाद भीषण हिंसा की शक्ल में फूटा। जुलाई में असम के बोडो और प्रवासी बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के बीच हिंसक झड़पों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिले हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 4 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई। उधर हमलों की धमकी के बाद बेंगलुरु और पुणे में रह रहे पूर्वोत्तर के लोग अपने इलाकों में वापस लौटे। 1 महीने बाद सामान्य हुए हालात। ग्रिड ठप होने से आधे देश की बिजली हुई गुल। उत्तरी पूर्वी और उत्तर पूर्वी ग्रिड के ठप पड़ने से 21 प्रदेश हुए प्रभावित। कई घंटों तक बिजली कटने से रेल यातायात और जरूरी सेवाएं हुई प्रभावित। हालांकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने 24 घंटे से भी कम वक्त में तकनीकी खामी को दूर कर सेवा सुचारू की। एयर इंडिया प्रबंधन से विवाद के बाद पायलट हड़ताल पर गए। अनुशासनहीनता के आरोप में प्रबंधन ने 100 से ज्यादा पायलटों को निलंबित और 10 को बर्खास्त किया। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्ष सुलह के लिए हुए राजी। 58 दिन पुरानी हड़ताल खत्म हुई। इजरायली राजनयिक की कार पर दिल्ली में हुआ बम से हमला। हमलावरों को मदद देने के आरोप में ईरानी समाचार एजेंसी से जुड़ा स्वतंत्र पत्रकार गिरफ्तार। 6 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर टिप्पणियों को लेकर देश के कई हिस्सों में गिरफ्तारी के बाद आईटी कानून की धारा 66A पर उठे सवाल। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई बंद को लेकर इंटरनेट पर टिप्पणी करने वाली 2 लड़कियों की गिरफ्तारी से मामला गरमाया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर धारा को रद्द करने की मांग। ममता बनर्जी का कार्टून बनाने पर कोलकाता के प्रोफेसर अंबिका महापात्र और मुंबई में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को भी 66A के तहत किया गया था गिरफ्तार। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध गरमाया। रिएक्टर के सुरक्षा मानकों पर गैर सरकारी संगठनों ने उठाए सवाल। विरोध के दौरान हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने 200 लोगों को किया गिरफ्तार। मद्रास हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद विरोध कर रहे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
न्यायालय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर विचार करने पर सहमत हुआ, लेकिन रिएक्टर में ईंधन भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। केंद्र सरकार ने कहा, रिएक्टर का सुरक्षा तंत्र अत्याधुनिक तकनीक से है लैस। इटली के तेल वाहक बोट पर सवार सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में केरल के 2 मछुआरों की मौत। गोली चलाने वाले दोनों इटालियन मरीन्स को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहाज को सशर्त छोड़ने का आदेश दिया। दोनों आरोपियों को अदालत ने क्रिसमस पर 2 हफ्ते के लिए इटली जाने की अनुमति दी। पाकिस्तान की जेल में 31 साल से कैद सुरजीत सिंह की वतन वापसी हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू की कोशिशों से 20 साल से भारतीय जेल में बंद पाकिस्तानी डॉक्टर खलील चिश्ती को जमानत और पाकिस्तान जाने की अनुमति मिली। दिसंबर में आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चिश्ती को हत्या के आरोप से बरी भी किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार गुजरात में जीत का झंडा गाड़ा। राज्य में लगातार 5वीं बार बीजेपी की जीत। 17 साल के इंतजार के बाद भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। 2012 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश के नतीजों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका। कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को मिला जनादेश। राजनीति के लिहाज से सबसे अहम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत। मुलायम सिंह के बेटे और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव चुने गए प्रदेश के मुख्यमंत्री। जनवरी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तराखंड में सरकार बनाई। 70 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 32 सीटें हासिल हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली। कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरीश रावत के समर्थकों ने बागी तेवर दिखाए, लेकिन मार्च में 39 विधायकों के सरकार के समर्थन में वोट देने के बाद सरकार के स्थायित्व पर जारी अटकलें खत्म हुई। मणिपुर में सत्तारूढ़ कांग्रेस को मिला एक बार फिर जनादेश। पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन और गोवा में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मिली सत्ता। भ्रष्टाचार के मामलों में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा 1 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर कर्नाटक भाजपा में फूट पड़ी। भाजपा से नाराज येडियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पार्टी नाम की नई पार्टी का गठन किया। कडप्पा से सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी आय से अधिक संपत्ति मामले में किए गए गिरफ्तार। दिवंगत कांग्रेस नेता वाईएसआर रेड्डी के पुत्र जगन मोहन रेड्डी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने कहा, राजस्व विभाग से मंजूरी मिलने के बाद सोसाइटी को आवंटित की गई थी जमीन। तत्कालीन राजस्व मंत्री अशोक चव्हाण समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुई। सीबीआई ने 2 सेवानिवृत्त मेजर जनरल और 2 आईएएस अधिकारियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। 9 में से 7 आरोपियों को सीबीआई विशेष अदालत से मिली जमानत। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के एनआरएचएम घोटाले में पूर्व बसपा मंत्री बाबूराम कुशवाहा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। मामले से जुड़े 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा बवाल। गवाह ने लगाए आरोप, बाबूराम कुशवाहा के लिए 42 लाख रुपए की रिश्वत तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के आवास पर दी गई। गुड़गांव स्थित मारुति संयंत्र के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विवाद के बाद जबरदस्त हिंसा भड़की। हिंसा और आगजनी में एक अधिकारी की मौत। हमले के लिए जिम्मेदार 88 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। कई हफ्तों तक उत्पादन रहा ठप।